नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन हमारा रियल नंबर का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये टॉपिक आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है, बट उससे हम थोड़ा सा डिटेल में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और रियल नंबर में मैंने पिछले 2 क्लास लिया है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, पिछले क्लास में मैंने बेसिक थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक बताया था, इक्वलिट डिवीजन लेमा बताया था। ओके, सो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि हर एक सेशन एक दूसरे से क्या होता है, लिंकेज होता है। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप कहीं भी एक टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि पिछले क्लास में जो मैंने बताया था थ्योरम, उसका आज ज़रूरत पड़ेगा, तो यदि वो नहीं पता होगा फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आप ये भी नहीं समझ में आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे कि हमें मैथ समझ नहीं आता है। तो आप कंटिन्यू रखो, शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ो, ठीक है, फिर देखो कैसे मैथ नहीं आपको समझ में आता है। सो नाउ देखो, आज हम एक क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का हमने हेल्प लिया था, कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सो उसी पे आज एक बेस्ट क्वेश्चन है, जिसको कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन इस प्रकार है। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आता भी है, ठीक है, और हमें ज़रूरत भी पड़ता है इसका। सो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, इस सर्कुलर पाथ पे दो लोग हैं, एक सोनिया है, एक रवि है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पे रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सोनिया लेती है, सोनिया का जो टाइमिंग है वो है 18 मिनट। 18 मिनट इसको कंप्लीट 1 राउंड घूमने में लगाती है। और रवि जो है, रवि वो लगाता है 12 मिनट। समझ में आए? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको ये सपोज करना है कि दोनों सेम पॉइंट से चला है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से चला है, दोनों सेम पॉइंट, रवि और सोनिया दोनों, ठीक है, रवि सोनिया दोनों एक पॉइंट से चला है, और सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में चला है। मतलब इस ऐसा नहीं कि एक इधर तरफ इस तरफ चला है, एक इस तरफ चला है, और सेम टाइम पे चला है। मतलब यदि आप घड़ी वहाँ पे नोट करो तो घड़ी पे यदि आप यहाँ से चल, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा, वो नोटिस कर रहा है कि दोनों को 9 बजे ही, करेक्ट 9 बजा, और इसको स्टार्ट हुआ राउंड करने के लिए, ठीक है। तो मतलब सेम टाइम पे, आगे पीछे नहीं। तो क्वेश्चन फिर आपको पूछ क्या रहा है, आपको आंसर्स क्या निकालना है। आंसर आपको ये बताना है कि बताइए कि सोनिया और रवि जो है, ये दोनों कितने समय के बाद अगेन वो अपने सेम पॉइंट पे मिलेंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि दोनों के टाइमिंग अलग अलग है एक राउंड घूमने का, तो ये बीच में कहीं और मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ही दोनों स्टार्ट किए, ठीक है, ये दोनों स्टार्ट किया तो दोनों सेम जगह पे होगा, ठीक, फिर बीच में कहीं मिल गया होगा, और फिर अभी बीच में हो सकता है स्लो हो गया होगा। तो आपको बीच का कंडीशन नहीं पूछा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहीं पे मिलेंगे, बीच में और कहीं भी मिलेंगे ये। लेकिन लेकिन आपको पूछा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वो कौन सा टाइमिंग होगा जिसमें कि ये स्टार्ट अगेन फिर दोबारा एक साथ मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे इजी क्वेश्चन ये सॉल्व होता है एलसीएम से, जिसको आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया जाता है कि वो मिनिमम टाइम बताओ जो जिसमें ये दोबारा मिलेंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, और इसका एलसीएम निकाल के 9 और 6, फिर 3 और 2, और इसके बाद यहाँ से 36 आंसर आ जाता है, ठीक है। और 36 मिनट के बाद बताते हैं कि ये दोनों अगेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ एलसीएम से इतना नहीं समझेंगे, हम देखेंगे कि थोड़ा हम इसको एलोबरेट करके समझेंगे, इसको थोड़ा डिस्कशन करके समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या, ये आया क्या, 36 सेकंड में था क्या ये, ठीक है, ये कैसे यहाँ पे मिल गए। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, एक बार आप क्वेश्चन समझ लोगे तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर अगेन आप उसको टैकल करने का, हैंडल करने का आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगा।
सो हमारा मकसद यही रहता है कि एक क्वेश्चन करें, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करें। बताने का तो मैं भी ये बता दूं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो, एक तो एलसीएम से आपने कर सकते हो। आप एक तरीका ये और देख सकते हो कि एक 18 है, ठीक है, 18 और 12, 18 का आप मल्टीप्लिकेशन लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। 18, 36, उसके बाद 36 के बाद 54, ठीक है, यही आएगा, और डॉट डॉट ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद 12 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो आप, और 12 में क्या आएगा, 12, 24, 36 एंड 48 एंड डॉट डॉट। तो बताओ कि वो मिनिमम नंबर कौन सा है जो सबसे पहले कॉमन आया है। वो मिनिमम नंबर 36 आपको मिल रहा है ना कॉमन, वो नंबर 36 आपको कॉमन मिल रहा है, समझ में आया। वो इसका मतलब कि ये वो टाइम है जिसमें कि ये दोनों अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको कैसे समझो, क्यों, क्योंकि जो 18 मिनट ले रहा है, 18 मिनट लेने वाला कौन है, सोनिया, ठीक है। अब सोनिया 18 मिनट ले रही है, इसका मतलब कि वो क्या कर रही है, वो एक राउंड लगाने में पीछा चल रही है, वो पीछे चल रही है रवि से, ठीक है। तो जब तक देखो, जब एक कोई पीछे चलेगा ना, तो दोनों के गैप कितने के हैं, गैप कितने का है, 6 का है, गैप कितने का है, 6 का है। तो जब 6 का गैप है ना, तो जब जो 12 वाला है, मतलब ये रवि जो है, ये जब 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो ये कितना कंप्लीट करेगा, ये कितना कंप्लीट करेगा, ये 2 ही राउंड कंप्लीट करेगा, ये 2 ही राउंड कंप्लीट करेगा। मतलब कि रवि रवि जब जैसे एक बार दोनों चले, फिर ये आया घूम के, ठीक है। जब ये यहाँ पे होगा तो ये कहीं पीछे होगा, जो स्लो चल रहा है। फिर ये जब ऐसे घूम के आएगा, तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे कहीं वो पहुंच गया होगा, अगले जो सेकेंड राउंड होगा ना, उसमें थोड़ा सा तो आगे चलेगा ये। फिर तीसरा जो राउंड होगा ना, इसमें दोनों फिर बराबर अगेन आ जाएंगे यहाँ पे। और समझ में आया, क्योंकि 6 मिनट का ही तो गैप है ना, 6 मिनट का ही तो गैप है ना। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे ना कि ऐसे समझ, इसको ऐसे टैकल करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, ये दोनों एक टाइम पे ऐसे कैसे मिल सकता है। अरे यार, आपको ये टाइम दिया हुआ है, आपको ये टाइमिंग दिया हुआ है। आप इसको राउंड से कंप्लीट मत करो, इसको राउंड से कंपेयर नहीं करो आप। आपको टाइमिंग दिया हुआ है 18 मिनट और 12 मिनट, समझ में आया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, सो आपको यहाँ से ये पता चला होगा कि कितने कितने राउंड के बाद ये जहाँ जहाँ ये कॉमन मिलेगा, वहाँ उतने राउंड के बाद वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसका और वो टाइम, जैसे मैं यहाँ पे ये बंदा खड़ा था ना घड़ी लेके, ठीक है, तो वो घड़ी लेके तो खड़ा ही रहेगा, वो खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा, उसके बाद फिर देखेगा, काउंट कर रहा है कि ये दूसरी बार, जो जो पहली बार तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक साथ थे, अब नेक्स्ट बार देखते हैं कि कितने राउंड कितने टाइम के बाद ये साथ में आते हैं। तो वो क्या नोटिस करता है कि जैसे ही घड़ी में 36 सेकंड होता है, उस टाइम पे देखता है कि ये दोनों अगेन यहाँ पे इस पॉइंट पे साथ में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइमिंग टाइमिंग दोनों का सेम नहीं है, टाइमिंग तो अलग अलग ले रहा है। लेकिन राउंड में क्या हो रहा है कि एक राउंड कम लगा ले रहा है, एक राउंड ज़्यादा लगा रहा है, इस वजह से वो एक बार हर ये इसका 2 राउंड होगा तो इसका 3 राउंड होगा, ठीक है। तो इसके 4 हो गए तो इसके 6 पे जाके मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि टाइमिंग वो कॉमन टाइम होगा जहाँ पे कि ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक दूसरा तरीका। नेक्स्ट तरीका देखो, एक हम टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, टाइमिंग से मैं मानता हूँ टी, ठीक है, हमने मान लिया टी, और टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बताओ। आपको टाइमिंग दिया 18, ठीक है, जितना राउंड लगाएगा, मान लेते हैं सोनिया ने लगाया R1 राउंड, सोनिया ने लगाया R1 राउंड, और रवि ने लगाया R2 राउंड। तो टाइमिंग कितना होगा, सोनिया का टाइमिंग कितना होगा बताओ। सोनिया का टाइम होगा एक राउंड लगाने में 18 मिनट, तो R1 राउंड लगाने में कितना होगा, 18 इंटू R1, ओके। R1 यहाँ पे राउंड है। उसके बाद और इसका रवि का कितना हो जाएगा, R2, R2 इंटू 12 कर देते हैं, क्योंकि 12 एक राउंड में, तो R2 राउंड में 12 इंटू R2, ओके। तो क्या ये दोनों टाइमिंग बराबर नहीं होगा, क्या ये दोनों टाइमिंग बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ मेरे पहले, बताओ पहले, सोच लिया होगा ना। हाँ, क्यों होगा अब ये सोचो। देखो, क्योंकि 18 इंटू R1, 18 इंटू R1 वो टाइम है जिसने कि सोनिया लगा रहा है उस राउंड को कंप्लीट करने में, और 12 इंटू R2 जो है वो रवि लगा रहा है। तो ये टाइमिंग तो बराबर होगा, ये टाइमिंग बराबर होगा। आपको क्या पूछा है, आपको यही ना पूछा है कि आप बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे चले थे वहाँ पे दोबारा कब मिलेंगे। तो टाइमिंग तो देख नहीं रहे हो, टाइमिंग तो आप देख रहे हो ना कि टाइमिंग तो सेम चल रहा है ना दोनों के लिए, घड़ी तो सेम चल रहा है दोनों के लिए,
ठीक है। तो जब इस राउंड पे आएगा वो तो उस टाइम पे टाइमिंग तो दोनों के लिए सेम रहेगा। यदि 9 बजे स्टार्ट किया है और 9:30 पे वो दोनों मिला है, तो इसका मतलब दोनों तो 30 मिनट ही तो कंप्लीट किया ना राउंड, टाइमिंग तो कंप्लीट 30 मिनट ही किया ना। समझ में आया है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइमिंग तो सेम ले रहे हैं, फर्क कहाँ आ रहा है? सिर्फ राउंड में फर्क आ रहा है। राउंड में फर्क आ रहा है कि एक राउंड कम लगाएगा, एक राउंड ज़्यादा लगाएगा। लेकिन जब ये मिलेंगे उस टाइम तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि घड़ी तो दोनों के लिए सेम चल रहा है। ठीक है। तो टाइमिंग क्या होगा यहाँ पे? बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा R1 लिख लेते हैं। R1 इक्वल टू, इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, 12/18 और R2, यही होगा। यहाँ 18, इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 से 2 और 3, तो 2/3 R2। अब इसको फ्रैक्शन में तो कभी भी, आप बताओ, राउंड कभी भी फ्रैक्शन तो नहीं लगा सकता। राउंड जब भी लगाएगा तो एक होल नंबर होगा, सॉरी होल नंबर नहीं, एक नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर जब बोलेंगे तो उसमें जीरो भी काउंट हो जाएगा। एक नेचुरल नंबर होगा, समझ में? तो वो जो नंबर होगा फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, एक रियल नंबर में होगा नहीं, वो नेचुरल नंबर में होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे राउंड लगाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब R2 को अब हमें नीचे से हटाना है। नीचे से हमें क्या करना है? नीचे से हमें 3 को हटाना है। अब नीचे से 3 को हटाने के लिए हम क्या करें बताओ? नीचे से 3 को हटाने के लिए हमको R2 को कितना मानना पड़ेगा? R2 को मानना पड़ेगा, R2 इक्वल टू 3 मानना पड़ेगा। तभी तो ये 3 से 3 कैंसल आउट होगा ना। तो R2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा 2/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका R1 क्या आ गया? R1 2 आ गया, और R3 आपने कितना माना था? 3 माना था। ठीक है। तो मतलब एक का R1 तो मतलब ये सोनिया जो है वो 2 राउंड होगा उसका, और तब तक रवि कितना लगा देगा? 3 राउंड लगा देगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो R1 का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा? 18 इंटू R1, 18 इंटू R1 तब 2, तो इसका मतलब 36 आएगा। और जब यहाँ पे 3 पुट करोगे R2 की जगह पे, तो 12 इंटू 3 कितना होगा? 36। तो अगेन आपको 36 ही आया। समझ में आया? तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो काफ़ी इलेबोरेट करके समझाया है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टाइमिंग सेम रहता है, राउंड में फ़र्क आता है। समझ में? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो टाइमिंग यहाँ अलग अलग है, फिर टाइम सेम कैसे है? अरे भैया ये राउंड नहीं, एक राउंड लगाने का टाइमिंग दोनों का अलग अलग है, लेकिन घड़ी में तो अलग अलग टाइम थोड़े चलेगा दोनों के लिए। घड़ी में तो सेम टाइम चलेगा ना दोनों के लिए। समझ में आया? तो इस तरह से आप 3 तरह के, एक तो एलसीएम से निकाल लो, एक ऐसे फैक्टर निकाल, इसके मल्टीपल से जो कॉमन मिलता है वो कॉमन यहाँ पे देख लो। जहाँ कॉमन मिलेगा वो पॉइंट, वो टाइमिंग होगा जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे। फिर इस तरह से एक देख लो। समझ में आया? तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया हो। अब हम आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम इस पे दे दिया समझाने में, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप समझ लोगे फिर मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अच्छे समझाऊंगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। आज का टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो देखो डेफिनेशन तो मैंने पहले क्लियर कर रखा है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर को बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर को। ठीक है। सो डेफिनेशन तो मैंने पहले बता रखा है। परिमेय संख्या मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। और हमने काफ़ी डिटेल में बताया है कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये सब हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आपको खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें, ठीक मानता हूँ आपको क्लासिफिकेशन अभी 9th में पढ़ना था, लेकिन यदि आप उसको देख लेंगे आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैं आगे और भी डिस्कस करूँगा, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। सो देखो हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, प्राइम होता है परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ P और Q एक इंटीजर होता है। ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सो इसी पे बेस्ड हमारा आज का सेशन है। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक करते हैं, हमें ये क्वेश्चन में आता है। अभी तक आपने क्या देखा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि आपको प्रूव करना है कि बताइए रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके। आपको ये प्रूफ करना है अब।
आपने पहले पढ़ा था कि, एक सेकेंड, अब कैमरा सही है। √2 इज ए इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। सो चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो ये प्रूव करने से पहले हम आपको एक थ्योरम जानना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम लिखता हूँ, क्योंकि इसको आप जानोगे तभी आपको ये समझ में। और ये और कुछ नहीं है, ये पिछले क्लास पे ही वेस्ट जो हम अभी बताऊंगा ना, ये जो पिछले क्लास में मैंने बताया था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, उसी का ही पार्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। ये कहता है कि P यदि कोई प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर, so if if p divides p divides a स्क्वायर, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, then 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 p divides a, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो p a को भी डिवाइड करेगा। और जहां की a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि नेगेटिव तो आप ले नहीं सकते। ठीक है, सो देखो, अब हमें इसे समझाना है। कैसे समझाएं इसे, आप सोचो पहले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल फंडा है कि मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको किस में लिखा जा सकता है, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा जा सकता है। इसको मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप ए जो है आपका कोई इंटीजर है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनको किस में लिखा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो डैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब ए स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हो पी से, जहाँ की पी एक प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वायर जो नंबर है ना, इसको भी तो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अरे इसको भी तो प्राइम फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? अरे तोड़ सकते हैं ना। सो जब इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करे, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको, कि जैसे 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, और मैं बोल रहा हूँ 2 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देता है, कर भी देता है भाई। 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कर देता है। तो क्या ये स्टेटमेंट यही तो बोल रहा है ना कि यदि 2 का कोई स्क्वायर है, तो यदि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 2 है ना, ये भी 2 से डिवाइड होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं लेता हूँ 6 का स्क्वायर। मैं बोलता हूँ 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, क्योंकि 36 होता है, 3 से डिवाइड है। तो ये इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से कि 6 भी 3 से डिवाइड होगा। होता है, बिल्कुल होता है, होता है नहीं होता। और एग्जांपल लो, मैं बोलता हूँ कि 9 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि 9 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और समझ में आया? तो ये थ्योरम बेसिक थ्योरम है कि भैया आप एक चीज़ जानते हो कि ए स्क्वायर जब कोई नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही तो तोड़ेंगे ना। जब भी हम किसी नंबर होता है उसको, जब उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। और जितने भी वो जब उसको फैक्टराइज करेंगे तो वो सारे फैक्टर क्या निकलेंगे, इसके प्राइम निकलेंगे। ठीक है, सो देखो इसमें मैं यही इसका बात करूँ तो 9 है, 9 एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 लिखेंगे इसको, तो 3 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये नहीं कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, डिवाइड जाएगा। सो आई थिंक आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि यदि कोई नंबर ए स्क्वायर है और वो पी कोई नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जो ए नंबर है ना, वो भी पी से डिवाइड होगा। समझ में आया? बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए कि P एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए भाई साहब। P यदि प्राइम नंबर नहीं है ना, तो फिर ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को यदि कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो फिर वो उसका जो इंडिविजुअल पावर यदि हटा दें, उस नंबर को भी ये डिवाइड कर देगा। एज एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, देखो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने यहाँ प्राइम नंबर नहीं हटा के, ये प्राइम नंबर नहीं लेके मैंने 4 ले लिया। फोर एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब बताओ, इसको रिवर्स करके बताओ। ये जब मैं 2 स्क्वायर का बात करूं कि 2 स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और फिर वो 4/4 1 कर देगा। लेकिन मैं इसका जो यहाँ पे बोल रहा था कि जब इसको ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड होगा, तो ये वाला क्या रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, यदि ए 2 स्क्वायर को 4 डिवाइड करता है, क्या 2 को 4 डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा, ये फ्रैक्शन में आएगा। समझ में आया?
तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखो, नंबर सिस्टम ऐसा है ना, नंबर सिस्टम में आपको खुद आप जितना नंबर को सोचते रहोगे, आपके दिमाग इसमें ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पक्का जो फिक्स्ड वाला जो थ्योरम होता है ना, कि भाई ये हमने बोल दिया तो बोल दिया, जैसे सर्कल में थ्योरम होता है, ट्रायंगल में थ्योरम होता है, वो सब प्रूव्ड हैं बाय दी ज्योमेट्री, वो सब प्रूव्ड हैं। लेकिन इनका जो है ना, ये लॉजिकली प्रूव्ड होता है। अब इसमें आप यहाँ पे और भी कुछ नंबर सोचते हैं, क्योंकि नंबर तो अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमेशा चलते रहता है रिसर्च, मतलब रिसर्च क्या, नंबर अलग अलग तरीके से इनका प्रूफ होते रहता है। जी, आप देखो, किसी संख्या में जीरो से मल्टीपल करने के बाद जीरो क्यों होता है, इसका भी एक यूनिवर्स लॉजिकल प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। और मैं बोलूँ कि किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करने पर जीरो ही क्यों हो जाता है, मतलब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करने में जीरो क्यों हो जाता है, तो इस सब का लॉजिकल प्रूफ आप दे सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल प्रूफ आपको नहीं मिलेगा, हर लोग आपको इसके अलग अलग तरीके से सॉल्व कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे। समझ में आया? देखो, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये आप क्लियर रखना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी मैं इसका यूज करूंगा। अब हम चलते हैं इसको प्रूव करने में। तो मैं यहाँ देखो एक चीज़ बता दूं कि √2 इज ए रेशनल नंबर, इसको प्रूव करने से अच्छा है कि मैं एक कोई जनरल नंबर लेता हूँ, एक कोई जनरल नंबर लेता हूँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना, रूट जैसे मैं लिखूँ रूट ए लिखता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ए जो है ना, ये प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर होगा तभी इरेशनल। क्योंकि यदि कंपोजिट नंबर डाल दोगे तो कंपोजिट नंबर का क्या होता है, उसका मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर में तो फिर क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ √8, ठीक है, तो इसको तो हम फैक्टराइज करके ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर √3, फिर √3 क्या होगा, वो प्राइम नंबर में आएगा। तो जो रूट के अंदर आएगा ना, वो प्राइम आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर होगा। मैं √9 की बात करूँ तो ये तो 3 दे देगा, समझ में। मैं √2 की बात करूँ तो ये कितना देगा हमें, √2 देगा 2√3। तो देखो फिर से अगेन 3 क्या है, एक रेशनल प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होगा तो फिर रेशनल नंबर बन जाता है, समझ में। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, कि मैं √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करूँ, इससे अच्छा है कि मैं √p कोई नंबर लेते हैं, √p, और इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर देते हैं। फिर आप अपने तरीके से √2 को भी प्रूव कर सकते हो, √3 को भी प्रूव कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं रूट p कोई नंबर लेता हूँ, और इसको हम प्रूव करने की ओर चलते हैं, ओके। देखो, मैं क्या बता रहा था कि √p हम नंबर ले लेते हैं, आपको दिख रहा है, √p हम कोई नंबर ले लेते हैं, √p इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हमें इसे प्रूव करना है, तो इसका जो प्रूव करते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उसके जो चीज़ बोल रहा है उसके तुम अपोजिट बोलो, ठीक है। तो ये बोल रहा है इरेशनल नंबर, तो हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मान के हम इसको प्रूव करने चलते हैं। यदि हमारा वो प्रूफ हमारा सही निकल जाएगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, और यदि वो प्रूफ गलत हो गया तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और ऐसे सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे मैथमेटिक्स में ऐसे प्रूफ होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं, हम उसको उल्टा मान के चलते हैं, फिर हम उसको गलत साबित कर देते हैं, फिर मानते हैं कि देखो ये प्रूव्ड हो गया। तो हम इसे मान लेते हैं कि √p इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, समझ में आया, हमने अभी मान लिया रेशनल नंबर। अब भैया ये रेशनल नंबर है, तो इसको आप जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब p, मैं p तो पहले ही ले लिया यहाँ पे, तो मैं कोई और नंबर लेता हूँ, r और s ले लेता हूँ, कि √p इज अ रेशनल नंबर, √p इज अ रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये a/q के फॉर्म में या कुछ भी, मतलब ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, इसका मतलब मैं इसको r/s के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ की r और s क्या होगा, एक इंटीजर होगा, r और s क्या होगा, एक इंटीजर होगा, जहाँ की s क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो और यहाँ पे r और s जो है ना, उनमें मोर देन कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर जब मानते हैं तो रेशनल नंबर तो 12/24 लूँ तो ये भी एक रेशनल नंबर है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है ना। तो यदि मैं इनको कॉमन फैक्टर से हटा कर करूँ तो ये किस में मिल जाएगा हमें, ये हमें एक प्राइम प्राइम नंबर के फैक्टर में मिल जाएगा। तो इसे इसको ब्रेक करो, देखो ये 2 से कट जाएगा तो 1/2। अब 1/2 क्या मिला आपको, एक प्राइम नंबर मिला, ठीक है।
1/2। यहाँ वैसे तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसको मैंने प्रूव कर रखा है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 3/3 या 33/33 मैं लेता हूँ क्या 99, ठीक है। तो यदि मैं इसको 11 से कट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 3, और इसके बाद फिर ये 9, ठीक, फिर इसको कट करोगे तो 1/3। तो आपको लास्ट में फिर ये क्या बोला, ये कॉमन फैक्टर कट के फिर क्या आता है, एक को प्राइम बन जाता है। ये दोनों किस में बन जाता है, को प्राइम में बन जाता है। और को प्राइम देखो, को प्राइम हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। को प्राइम मतलब जिनका सिर्फ और सिर्फ एक 1 HCF हो, सिर्फ और सिर्फ 1 HCF हो, मतलब वो दोनों प्राइम होना चाहिए और उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो उसी का हम यहाँ यूज करते हैं। तो अभी जो हमने आर और एस माना है, ये माना है कि इनमें क्या है, इनमें मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। सो अब देखो, जब इसमें मोर देन 2 फैक्टर है, जब हम इसके मान लेते हैं कि आर और एस कुछ नंबर रहा होगा, फिर हमने कॉमन फैक्टर को काट दिया, ठीक है, उसको हमने डिवाइड लगा दिया। अब कॉमन फैक्टर को जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर हटा दिया, तो इसका मतलब ये रूट रूट पी जो है, रूट पी ये ए और बी के फॉर्म में रह गया होगा, जहाँ की ए और बी क्या रहा होगा, ए और बी एक को प्राइम रहा होगा, ए एंड बी इज अ को प्राइम, को प्राइम यही रहा होगा ना। जब आप इसका कॉमन फैक्टर कट कर दोगे तो वो प्राइम नंबर ही तो बचेगा ना, और फिर वो आपस में को प्राइम रहेंगे, ठीक है। कोई सा भी आप डिवाइड ले लो, वो लास्ट में जब उसको बिल्कुल ब्रेक करके लाओगे तो वो एक प्राइम में बन जाएगा, ठीक है। या कोई नंबर ले लो, उसको फैक्टराइज करोगे तो वो एक प्राइम फैक्टर में टूटता है। तो ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। सो देखो, हमने ये माना कि ए और बी एक को प्राइम है, जिनमें कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 ही सिर्फ इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जिस जो इसका HCF है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए और बी का कॉमन है, ये हमने माना है। और कैसे माना है, क्योंकि ये एक प्राइम था, इसमें से हमने कॉमन फैक्टर को कट कर दिया, कॉमन फैक्टर कट हो जाता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कट होने के बाद फिर ये ए और बी कोई नंबर बचा होगा, ठीक है, और ए और बी एक को प्राइम नंबर होगा। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, बी रूट पी इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू पी, रूट पी रूट हट जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बी स्क्वायर आपको क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा आपको ए स्क्वायर अपॉन पी, ए स्क्वायर अपॉन पी। और देखो अभी हमने क्या बात किया था, अभी हमने बात किया था कि कोई नंबर यदि उसका स्क्वायर है, यदि वो स्क्वायर है, और पी देखो यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, क्यों क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, पी इरेशनल तभी होता है जब इसके जो रूट के अंदर वो प्राइम होता है, ठीक है। तो ये रूल अभी हमने जो पढ़ाया था कि यदि पी प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो डेट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं पी डिवाइड डी आई वी आई डी ई एस डिवाइड्स ए, पी ए को भी डिवाइड करेगा, और डेट मीन्स पी ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब पी इज अ हम लिख सकते हैं पी इज अ फैक्टर ऑफ ए। यदि कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो फैक्टर रहा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 12 को 4 डिवाइड कर देता है, कंप्लीट डिवाइड कर देता है, इसका मतलब 4 जो है, 4 जो है, ये इसका गुणनखंड रहा होगा, ये इसका फैक्टर रहा होगा, गुणनखंड रहा होगा, तभी तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब पी एक फैक्टर रहा होगा ए का। समझ में आया। अब देखो, अब पी एक फैक्टर निकल गया, अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने देखा था कि ए जो है, ए को पी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ए को पी डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर मिलेगा, मान लिया समथिंग आपको सी नंबर मिल गया। जब ए पी को डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर मिलेगा, सी मिल गया हमें, ठीक है। अब सी मिल गया तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी सी, ए इक्वल टू पी सी। और ए इक्वल टू पी सी जो है, इस ए का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन ए है, इसका आपको ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे आप पी सी रखोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। समझ में। सो यहाँ से एक पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इधर एक पी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू, ये पी को इधर एक पी बचा, इधर डिवाइड दे दो तो बी स्क्वायर अपॉन पी, यही होगा। अब सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर अगेन वही बात आ गया, अगेन वही बात आ गया कि यदि बी स्क्वायर और पी एक प्राइम नंबर है, यदि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी डिवाइड्स बी,
यदि इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके बी को भी डिवाइड करेगा। और डेट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं जब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब P इज अ फैक्टर ऑफ B। मतलब यदि डिवाइड कर रहा है इसका मतलब P B का भी फैक्टर है। तो ये कैसे हो गया कि ये कैसे आप सही मान सकते हैं कि भाई P A का एक फैक्टर P भी है और B का भी एक फैक्टर P है, जबकि हमने यहाँ तो ये देखा था कि A और B एक कोप्राइम है, और कोप्राइम का मतलब एक से वन है जो सिर्फ इसका एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और कोई फैक्टर इसका संभव है नहीं जब ये कोप्राइम हमने माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल गया। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था, ये जो हमने एज्यूम किया था, ये हमारा इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि हमने जो मान रखा है वो शुरू में ही गलत मान लिया है। हमने रूट पी को एक रेशनल नंबर मान लिया है। आप यदि इरेशनल नंबर मानोगे तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप। और जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे नहीं तो फिर को प्राइम नंबर का तो बात ही नहीं बनता है वहाँ पे, समझ में। और जब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर आपको इसमें कॉमन फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आपको साफ हो जाएगा कि रूट पी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से साफ हो गया कि रूट पी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा सिर्फ रिवाइज कर देता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आपको यदि क्वेश्चन आता है कि रूट प्रूफ कीजिए रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो आपको उसमें पूरी लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, आप किताब को जरूर देखें। हम तो सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है, आप किताब को जरूर फॉलो करें। हमारे बताने के ऊपर ना रहें कि बस ये कर लेंगे, क्योंकि आप फिर इस तरह से करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको थ्योरी लिखना ही पड़ेगा, समझ में आया? पूरी थ्योरम बाकायदा लिखना पड़ेगा उसमें। तो आपको ये करना है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप इसमें क्या करना है, रूट पी को रेशनल नंबर मान लिया हमने, ठीक है, उल्टा का मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, फिर इसको हमने रेशनल नंबर फॉर्म में लिखा। फिर हमने माना कि आर और एस इसमें कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसको कि हमने डिवाइड कर दिया कट करके, और जब कट किया तो उसमें से एक को प्राइम नंबर निकलेगा जो ए और बी बचा होगा। ठीक है, क्योंकि आर भी कोई नंबर होगा, एस कोई नंबर होगा, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के लिख लेंगे तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा तो कट जाएंगे, फिर वो एक प्राइम नंबर में ही आएगा। और प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर में क्या होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर और को प्राइम हमने एजम्पशंस किया, फिर इसको आगे की ओर फर्दर किया। फिर हमने ये देखा कि भैया ए और बी का तो कोई फैक्टर एक से ए और बी का सिर्फ वन एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक पी एक फैक्टर बन गया इसका। तो इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन गलत था। इसका मतलब रूट पी हमारा क्या है, एक रेशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह से आप चाहो तो रूट रूट टू को भी प्रूव कर सकते हो। रूट टू को भी इसी तरह से लिखना, सेम इसी प्रोसीजर, सबके लिए यही प्रोसीजर। इसको मान लेंगे कि आर अपॉन एस, ठीक है, फिर इसको मान लेंगे कि भाई आर अपॉन एस में से कुछ कैंसल आउट हो गए, ये रूट टू अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन बी बन गया, और ए और बी एक को प्राइम नंबर है। फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करो इसी तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर लास्ट में लिख देंगे कि एक ये क्या है, लिख देंगे कि ये एक रूट टू इज अ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो इस तरह से आप रूट टू रूट थ्री को प्रूव कर लेना। मैंने ये आपको यही सेम तरीका लगेगा, आप अभी अभी करके देखना, या अभी स्टॉप करके वीडियो आप कर लो, उसके बाद फिर आगे देखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो आप नाइन्थ में देखो, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे कि नाइन्थ में आपने पढ़ा भी होगा, मैं इसको बता देता हूँ। नाइन्थ में हमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट, कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का जो सम और डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, समेशन एंड इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है, या आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन, रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, एक हमेशा इज अ इरेशनल नंबर, समझ गया? कि मतलब एक रेशनल और इरेशनल का माइनस हो या प्लस हो, वो दोनों क्या होगा, हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। इसे आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा क्वेश्चन में, यदि एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको इस तरह से प्रूव करें। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि 5 एक रेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस आपको प्रूव करना है कि बताइए कि इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम कंडीशन, सेम रूल अप्लाई होगा। मैंने पहले ही बता दिया, सेम रूल हमेशा अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि फाइव माइनस रूट थ्री एक रेशनल नंबर होगा, मान लिया। 5 रूट 3 क्या रहा होगा, एक रेशनल नंबर रहा होगा। अब ये रेशनल नंबर रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है।
तो हम मान लेते हैं कि ये 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या, पी अपॉन क्यू। मान लेते हैं पी अपॉन क्यू, जहाँ की पी और क्यू क्या है, ये को प्राइम है। जहाँ पी और क्यू क्या है, ये को प्राइम है। पी एंड क्यू इज को प्राइम। को प्राइम को तो अच्छे तरीके से समझ लो कि दो प्राइम का वो दो प्राइम नंबर का जो पेयर होता है उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा, उसे हम बोलते हैं को प्राइम। समझ में आए? तो ये दो ऐसे नंबर है जिनमें कि कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, ये पी अपॉन क्यू 1/3 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, कि इनमें से कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, या ऐसे ये भी हो सकता है, को प्राइम ये भी हो सकता है कि 1/11। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2/3 भी हो सकता है। 2/3 भी है, क्या है, को प्राइम नंबर है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। तो को प्राइम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब हमने पी बाई क्यू मान लिया, सेम प्रोसीजर। ठीक है, क्या करोगे आप, √3 को इधर भेज दो, पी बाई क्यू को इस तरफ ले आओ। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3 लिख दिया, लिख दिया। ठीक है, अब बताओ, एक बात आप बताओ कि सॉरी ये पी अपॉन क्यू है, 4 नहीं समझ लेना। अब 5 माइनस पी अपॉन क्यू है, तो इसका मतलब जब इसे हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू एक इंटीजर होगा। भाई ये पी और क्यू एक, हमने पी और क्यू को प्राइम माना है, तो इसका मतलब इंटीजर होगा, कोई रियल नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, वो रियल नंबर देखो रियल नंबर में डिफरेंस क्या है, रियल नंबर सारे नंबर हो जाते हैं, और जब मैं इंटीजर की बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का मतलब या तो नेगेटिव वाले इंटीजर या तो पॉजिटिव वाले इंटीजर। तो ये एक ना एक क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। और जब आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट करके देखो, आप इस यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट करके देखो, आपको इधर वाला जो पार्ट मिलने वाला है, वो ये जो पार्ट मिलेगा वो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। आप कोई भी नंबर यहाँ इंटीजर पुट करो, मान लो 1/2 कर दो, 3/2 कर दो, 3/6 कर दो, कुछ भी कर दो, आप इसमें माइनस करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मैं करता हूँ 5/1/2, तो आपको क्या मिलेगा, 10, और -1 9/2 मिलेगा। तो ये एक क्या मिलेगा, 9/2, एक रेशनल नंबर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इस तरफ तो आपको रेशनल नंबर आ रहा है, और √3 एक हमने पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √3 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इक्वेशंस के अंदर एक रेशनल नंबर होगा, एक तरफ इरेशनल नंबर, ऐसे नहीं हो सकता ये, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज द इनकरेक्ट एजम्पशंस। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इनकरेक्ट एजम्पशंस माना है। आप रूट हमने सॉरी एक सेकेंड, ओके फाइन। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तो प्राइम, ये तो एक रेशनल नंबर है, और आपका ये इरेशनल नंबर है। जबकि √3 को तो क्या होना चाहिए, एक इरेशनल रेशनल नंबर होना चाहिए ना भाई, ये इधर एक रेशनल नंबर है, तो ये भी तो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो जबकि ये तो एक रेशनल नंबर है, सो डेट्स वाई हमारा एजम्पशंस गलत था। हमारा एजम्पशंस क्या था, गलत था। जो हमने इसको 5 माइनस √3 को रेशनल नंबर माना था, ये एक गलत था। दैट मीन्स ये हमारा क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया? तो इसी तरह से आप देखो 5+√3 को भी प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो आप कर लेना। अब हम डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कि रेशनल नंबर, हमारा जो रेशनल नंबर का टॉपिक है उस पे। ओके, अब प्राइम नंबर देखते हैं, ओ सॉरी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है कि दो टर्म हमने बताया था आपको। एक होता है एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, वो डेसिमल जो टर्मिनेट कर गया वो भी एक रेशनल नंबर होगा। और वो डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट वो क्या है, रिपीटिंग है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे 0.33333 ये चल रहा है, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम फिर बाद में इसको रेकरिंग बोलते हैं, रकरिंग। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे लिखा है RUCRING। ठीक है, तो इसी पे हम एक ये बार लगा के फिर इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है उसे हम वापस टर्मिनेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि, और टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या होगा, टर्मिनेटिंग जैसे 0.15, ये सब हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो, आपको एक थ्योरम पहला मिलेगा रेशनल नंबर के अंदर, आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ।
फिर इसे हम देखेंगे कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट x can be expressed in the form of p by q where p and q is the co-prime number and prime factorization of q is the form of 2n 2 की पावर n और 5 की पावर m where n और m is नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम समझते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि कोई x रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई x रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या उसे एक्स कोई जो रेशनल नंबर है ना, मतलब वो एक डेसिमल एक्सपेंशन जो ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट है, डेसिमल तो है लेकिन वो टर्मिनेट है। तो आप बताइए कि क्या उस एक्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ की क्यू क्या होगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर n का और 5 की पावर m का। सो लेट्स ट्राई, इसको हम देखते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ 0.735, ठीक है, और इसको पहले देखते हैं। तो 0.735 को आप, ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट कर गया, यहीं तक है। तो ये टर्मिनेट कर गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट्स हटाते हैं और यहाँ नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, पॉइंट हटा के क्या लिखते हैं 375 अपॉन क्या लिखेंगे 1000, 1 पे 30 1000 लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैं यदि लूँ आपको, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 0.104 लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम टर्मिनेट करके क्या लिखेंगे 104 अपॉन 1000। समझ में आया? और भी एग्जाम्पल ले लो, 0.325 ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 325 अपॉन 1000। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया हमने इसको, जो डेसिमल था, जो टर्मिनेट डेसिमल था उसको तो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन हमें बस ये करना है कि अब पी और क्यू को यहाँ पे को प्राइम बनाना है। अब देखो हमने अभी बताया था कि जब भी ये एक नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है, और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के इसको हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे तो फिर वो एक को प्राइम में चेंज होगा, मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको कट कर दो तो वो को प्राइम बनेगा। जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं बचेगा तो को प्राइम तो होना ही होना है। समझ में? तो इसका मतलब हम इसे थोड़ा-सा ब्रेक कर लेंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं जैसे इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू इसको 5 का कितना होता है 5 125 125 75, मान लो 5 का पावर 3 ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो 5 का पावर 3 क्या होता है 125, 125 को 3 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 375। समझ में? और हज़ार को क्या लिख सकते हैं, हज़ार को हम क्या लिख सकते हैं, हज़ार को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख दो, ठीक है। और 2 इंटू, मतलब ऐसे पहले लिख दो इसको, ऐसे इसको ऐसे 10 की पावर 3 लिख लो, कोई दिक्कत? 10 की पावर 3 लिखने से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 में क्या छुपा हुआ है, मैंने बताया हर नंबर में एक प्राइम नंबर छुपा है। 10 में क्या छुपा है 5 और 2, दो प्राइम नंबर छुपे हैं। तो इसको हम 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसके बदले में यहाँ 2 इंटू 5 लिखेंगे ना तो पावर 3 जाएगा, फिर दोनों दोनों पे पावर चला जाएगा 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 3, 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब क्या बच जाएगा ये 3 अपॉन 2 की पावर 3, 3 अपॉन 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। अब 8 और 3 में कोई कॉमन है क्या, नहीं है ना, मतलब जितने कॉमन फैक्टर थे ना वो कट गए। अब कट गए तो 8 और 3 क्या बन गया, एक को प्राइम नंबर बन गया। 8 और 3 क्या बन गया, एक को प्राइम। तो मतलब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में तो इसको लिख दिया और को प्राइम भी हो गया, ठीक। अब हमारा बच गया कि बताओ कि क्यू जो है ना वो हमेशा क्या होगा 2 और 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 आ रहा है ना, तो मतलब 2 और 5 के पावर में आ रहा है, जहाँ की n क्या है, यहाँ 3 है, m भी 3 है। तो इसी तरह से जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे जो टर्मिनेट करेंगे, उनको हम उनके नीचे में हमेशा क्या होगा, उनके नीचे में मतलब जो डिनोमिनेटर है हर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हर, हर, और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे में हमेशा 10 तो आना ही आना है, और 10 में आपको पता है कि हमेशा 2 और 5 छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे 1000 आएगा, ठीक है, तो 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब की बार 10,000 आएगा तो 10 की पावर 4 लिखेंगे। तो इसका मतलब इसमें 5 और 2 तो छुपा हुआ है। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड बिजी है, तो यहाँ पे गाड़ियों का आवाज़ आता होगा, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है कभी कभी, ज़्यादा नॉइज नॉइज हो जाता है। तो आप इसे कंसिडर कर लेना।
ठीक है, चलो अब अपन अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सो मैं क्या बता रहा था कि 10 में क्या छुपा हुआ है, 2 और 5 प्राइम नंबर छुपा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब जब भी कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर होगा, उसको हमेशा किस में लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। और जहाँ की क्यू हमेशा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर जो हर होगा डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा 2 की पावर एन और 5 की पावर एन के प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा। समझ में आया? क्योंकि आप कोई सा ले लो, इसको ले लो, कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, मैं 50 लेता हूँ, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50/100। अब देखो 100 में फिर से ये क्या छुपा हुआ है, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर में क्या छुपा हुआ है, 5 × 2 लिखा हुआ है। तो आप हमेशा 2 × 2 के पावर एन और इंटू 5 के पावर एम के फॉर्म में लिखा जाएगा क्यू। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके उल्टा। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन और एम जो है ना, जो ये प्राइम नंबर पे जो पावर है एन और एम, ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। यदि मैं ये मान लिया एम एन नेगेटिव हो जाएगा तो 2 की पावर -3 होगा, तो फिर तो ये क्या कर देगा, ये आपको 1 की पावर 1 इसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा ये तो। समझ में आया? तो इसको तो फिर ये तो हो गया कि ये तो एक प्राइम नंबर रहा ही नहीं, ओ सॉरी, एक हाँ प्राइम नंबर तो ये रहा ही नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं रहा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एम एन और एम जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया? सो अब देखो हम क्या बात करते हैं, अब इसका उल्टा बात करते हैं। उल्टा क्या है सर? तो उल्टा ये है कि अभी हमने क्या देखा था कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, मतलब कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ क्यू एक ये इसका इस फॉर्म में हो, फैक्टराइज फॉर्म में हो। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि यदि कोई नंबर एक्स अपॉन सॉरी कोई नंबर है, इफ एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज द रेशनल नंबर सच दैट, इस प्रकार है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ, इस प्रकार है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू जो है, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो वेयर एन और वही सेम, वेयर एन और m इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन देन आप बताइए कि x हैज अ डेसिमल डेसिमल एक्स है जो डेसिमल। देखो कभी कभी आपको राइटिंग यदि नहीं दिखता है या नहीं समझ में आता है, तो मैं उसको उस चीज़ को देखो, मैं खुद उसको 4-5 बार बोलता हूँ। ठीक है, तो आप सुन के भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, EXPANSION एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। ओके, विच टर्मिनेट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी है, और जहाँ क्यू 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो बताए कि वो जो एक्स नंबर है ना, वो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है, जो कि टर्मिनेट होगा। ठीक, तो इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा ले लेते हैं। अरे उल्टा कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया, चलो एग्जाम्पल ले लिया मैंने 3/8। ठीक है, 3/8 नंबर ले लिया। अब 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। अब देखो 2 की पावर 3 तो हमें नीचे मिल गया, अब इसे हमें बनाना है 5 के पावर में। तो हम क्या करें, 3 की पावर ऊपर नीचे 5 के पावर 3, और 2 की पावर 3 तो है ही, और ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से मल्टीपल कर दिया, ऊपर नीचे 5 की पावर 3 दोनों ऊपर मल्टीपल कर दिया, कर सकते हैं ना। अगेन कट के फिर यही आएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये अगेन क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 125, 125, 125 दिया कितना होगा, 375। ठीक है, 375। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 10 के पावर 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, और 125 को 8 बार मल्टीपल करेंगे तो ये 1000 आएगा। और ये 1000 आएगा तो हमेशा फिर इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हमें पता है कि जितने जीरो होते हैं उतने शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये तीन जीरो है, तो 1 2 3 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो अगेन ये देखो, कोई नंबर था जो एक को प्राइम पी बाई क्यू के फॉर्म में था, जहाँ पी और क्यू को प्राइम था। ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख के फिर हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? सो अब देखो, अभी तक तो हमने क्या दो थ्योरम देखा कि यदि कोई नंबर है वो रेशनल नंबर में है और सॉरी डेसिमल नंबर में है, और वो टर्मिनेट है, तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और जहाँ की क्यू ये ऐसा इस फॉर्म का होगा। ठीक है, और फिर हमने उसका उल्टा देखा कि कोई नंबर जो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर है, और जहाँ क्यू ये है,
तो बताइए कि ये जो x है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो कि टर्मिनेट होगा, तो वो भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये आपसे पूछें कि क्या ये एक क्या ये सही होगा बोलना कि सिर्फ और सिर्फ जिन जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ क्यू ये 2 की पावर n और 5 के फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 के फॉर्म में होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होगा? ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा हमने नहीं बताया। इसको आप गलत नहीं समझिएगा कि भाई क्यू जो है वो इस फॉर्म में होगा। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये बात कर रहा हूँ डेसिमल का। मैं ये बात कर रहा हूँ वो डेसिमल का जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनके लिए है कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं ना, उनका क्यू जो है इसी फॉर्म में हमेशा टूटेगा। कि और क्यों टूटेगा मैंने बताया है, कि उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा 10 आएगा और 10 में 2 और 5 छुपा रहता है। तो सर बताओ इस उसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? तो देखो मैं ऐसी एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूँ कि बताओ 1/7। अब 7 को तुम तोड़ के बताओ तो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं टूटेगा। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? अरे रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है जहाँ क्यू जीरो नहीं है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी उसमें आएगा, डेसिमल में आएगा। लेकिन ये जो डेसिमल है ना, ये जो डेसिमल है, ये कैसा डेसिमल है? ये क्या ये टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है। जब इसको डिवाइड करना तो देखना ये रिपीट होगा, कुछ टर्म्स के बाद जाकर रिपीट होगा। इसी तरह से मैंने आपको 22/7 बताया था, जब फर्स्ट क्लास बताया था उसमें मैंने बताया था 22/7 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। जबकि पाई जो है ना, पाई पाई का जो वो वैल्यू है ना, पाई पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई ये क्या है? इरेशनल नंबर है। फिर बोलोगे सर ये क्यों इरेशनल है? मैंने बता रखा है क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, तब देखना कुछ टर्म नंबर के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया तो था, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, RECURRING, रकरिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, या इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रेकरिंग या रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब वही एग्जांपल 0.33 वाला, समझ? तो ये भी एक क्या बनेगा? रेशनल नंबर ही बनेगा, है तो ये भी एक रेशनल नंबर, समझ में? तो ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर करना है। देखो मैं इसको आपको वो बता ही देता हूँ कि एक 22/7 है। वैसे आपने खुद करके देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो मैं 7 से यदि 22 को डिवाइड करूँ, 22 को डिवाइड करता हूँ तो कितने बार में जाएगा ये? फर्स्ट तो 3 बार में जाएगा, तो ये 21 आएगा, और फिर ये 1, फिर ये पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे, फिर ये कितना आएगा? ये 0 यहाँ आएगा, फिर ये कितने 1 बार में जाएगा 7 3, फिर ये यहाँ से 0 लगाया, ये 4 बार में 28। ठीक है, 28 के बाद फिर ये 2, फिर 0, फिर ये कितने बार में जाएगा? अब जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 14, 6, 6 के बाद फिर 0 लगाए, फिर कितने बार? इस बार 8 बार में जाएगा, और 8 बार में फिर इसके बाद कितना आएगा? 8 8 7 56। ठीक है, 4 आएगा, फिर 0, फिर ये कितने में जाएगा? 5 बार में, इस बार 35, 35 के बाद फिर 35 के बाद ये 5 आ जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 7 बार में जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 49, 49 फिर 1, फिर देखो ये 0 आ गया। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ 10 था, फिर इसके बाद अब अगेन 10 आ गया, फिर अब तुम इसको एक बार में लगाओगे। ठीक है, एक बार में लगाओगे इसे, फिर ये 7 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर तो डैट मीन्स कि 0.14287, 0.1414287, इतने के बाद ये वैल्यू अगेन रिपीट करेगा। इतने के बाद ये वैल्यू अगेन यही आएगा, तुम करके देख लेना, 5142857 आएगा, फिर अगेन आएगा 142512487। इस तरह से फिर वैल्यू क्या रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते क्या? ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, और रिपीटिंग वाले को हम टर्मिनेट कर सकते हैं क्या? एक बार लगा के। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको 3.14285 1 नहीं, 57 और इस पे बार, बार का मतलब क्या हुआ? ये रिपीट होगा, फिर अगेन आएगा 14287, फिर आएगा 14287। ठीक है, तो अब फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप जानते हो, 9th में पढ़े हो। ठीक है, जितने नंबर होते हैं फिर वो 9 आ जाएगा नीचे, समझ? तो ये आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका थ्योरम आपको ऐसे लिखना है कि इफ x इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इज ए को प्राइम नंबर, बी अ रेशनल नंबर है, तो इस प्रकार रेशनल नंबर है कि q इज प्राइम फैक्टराइजेशन
prime factorization which is not in form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देन x has a decimal expansion which is non terminating repeating। मतलब यदि कोई नंबर है x जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो x क्या होगा, वो डेसिमल होगा जो नॉन रिपीटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वो रिपीटिंग होगा। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है, मैंने बहुत आराम से आपको समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम नेक्स्ट, अब देखो प्राइम नंबर, ये रियल नंबर का आज का ये लास्ट वीडियो था कॉन्सेप्ट वाइज। अब हम एक क्लास लेंगे जिसमें 1 घंटे का सेशन करेंगे, उसमें हम सिर्फ कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेरियस एग्जाम्स के, वेरियस बुक्स के, ठीक है। वो कोई स्टेट बोर्ड का उसमें क्वेश्चन होगा, उसमें तकरीबन हम 40 से 50 क्वेश्चन फिर से करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर को द एंड करेंगे। आप इसको जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसके हिसाब से आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए तब तक, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको आपसे हम अब विदा लेते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।